नमस्कार साथियों। मोदी सरकार और उनके कुछ उद्योगपतियों से जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। वो अब ब्रेकिंग न्यूज़ बन ही नहीं सकते क्योंकि सबको मालूम है, पूरा विश्व को मालूम है कि कैसे वो अपने रिश्ते निभाते हैं, कैसे नियम कानून तोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं, नज़रअंदाज किए जाते हैं ताकि उनके साथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरा लाभ मिले। आम करदाता जो अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखता है वो जाए भाड़ में, मोदी सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। आज जो विषय है वो मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त और अब सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद सुभाष चंद्र गोयल जी के विषय में। यस बैंक लिमिटेड एक निजी बैंक था, 2020 तक बहुत ज्यादा घाटे में चला गया था और उसको एसबीआई के तहत लाया गया। और भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, लेकिन एसबीआई ने 11,760 करोड़ उसमें डाले और एसबीआई में हम सबका, आप सबका पैसा, आम का जो डिपॉजिटर है, खाताधारी है, उसका पैसा लगा हुआ होता है। तो 11,760 करोड़ एसबीआई ने यस बैंक में डाले, उसको जीवित रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए। अब यस बैंक जो है वो एक एसोसिएट बैंक एसबीआई का माना जाता है, कहलाया जाता है। उसकी कैटेगराइजेशन जो है वो है एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। अब वो निजी बैंक नहीं माना जाएगा, अब वो एसबीआई का एसोसिएट बैंक है। यह बात पहले ही स्पष्ट हो जाए तो फिर आगे बात करना आपको समझना आसान होगा, मुझे बोलना आसान होगा। अब उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यस बैंक के, उसमें एसबीआई के प्रतिनिधि हैं, आरबीआई के प्रतिनिधि हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि भी उसके बोर्ड पर हैं। जब मॉरेटोरियम लगा यस बैंक पर तो उसमें यह लिखा गया, दर्शाया गया कि यस बैंक की जो स्थिति बनी है, जो घाटे की स्थिति में यस बैंक आया है, उसका प्रमुख कारण एसएल ग्रुप, सुभाष चंद्र गोयल जी का एसएल ग्रुप है। उसने लोन्स लिए और लोन्स भी 6,789 करोड़ के आउटस्टैंडिंग इस ग्रुप ने लिए। जो नया यस बैंक का बोर्ड बना, जिसमें एसबीआई, आरबीआई और बाकी लोग थे, उसने फॉरेंसिक जांच की, खातों की ऑडिटिंग की, फॉरेंसिक ऑडिटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 22 जो बोरोइंग एंटिटी थी, 22 जो कर्जे लिए थे एसएल ग्रुप ने, उसमें से 12 की जांच हुई और उन 12 में से 8 फ्रॉड अकाउंट्स पाए गए। 3,197 करोड़ के फ्रॉड अकाउंट्स थे। 12 में से 22 अकाउंट्स में से 12 की फॉरेंसिक जांच हुई और उस 12 में से 8 फ्रॉड पाए गए। बाकी और बैंकों ने भी जो लोन्स एसएल ग्रुप को दिए हैं उनको फ्रॉड घोषित किया, फ्रॉड अकाउंट की श्रेणी में डाला। जब कोई कर्जा लेता है, कोई कंपनी बैंक से कर्जा लेती है, तो कुछ सिक्योरिटी, कुछ कोलेट्रल, कुछ रखना पड़ता है कोलेट्रल। एसएल ग्रुप ने डिश टीवी, जो उनकी एक कंपनी है, बीएसई और एनएसई में है यह कंपनी, उसके शेयर्स सिक्योरिटी के तौर पर रखे यस बैंक के साथ। अब जब ये पैसा नहीं लौटा पाए तो यस बैंक ने जून 2020 को प्रक्रिया शुरू की कि जो शेयर्स हैं वो ले लिए जाएं, और अगस्त 2021 तक ये प्रक्रिया खत्म हुई और अब यस बैंक के पास डिश टीवी के
25.63% शेयर्स हैं, 25.63% शेयर्स डिश टीवी के अब यस बैंक के पास हैं। कर्जा लिया था, नहीं चुका पाए, जो सिक्योरिटी थी वो जब्त कर ली, वो शेयर्स थे सिक्योरिटी, वो जब्त कर ली। जो प्रमोटर था डिश टीवी का, जो कंपनी, उसका शेयर्स अब 5.93% बचे। तो बहुत बड़ा शेयर होल्डर डिश टीवी का अब यस बैंक बन गया 25.63%। 4 सितंबर 2021 को यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड को एक पत्र लिखा, उनको कहा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए ताकि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जा सकें, पुराने हटाए जा सकें। एक नियम होता है कि किसी भी कंपनी का 10% किसी शेयर होल्डर के पास हो तो वो इस तरह की मीटिंग की मांग कर सकता है। इनके पास 25.63% है, तो नियम के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। एसबीआई का बैंक है, अब उन्होंने मांग की, चिट्ठी लिखी डिश टीवी को कि भैया बुलाइए ये मीटिंग ताकि शेयर होल्डर्स बदले जा सके, डायरेक्टर्स बदले जा सके, माफ कीजिएगा। डिश टीवी के बोर्ड ने इनकार कर दिया और फिर यस बैंक, एसबीआई वाला यस बैंक एनसीएलटी के पास गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास गया कि साहब आप हस्तक्षेप करिए, हमें राहत दिलवाइए, यह हमारा हक है, हम 25.63% शेयर होल्डर्स हैं, हम चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदला जाए, पुराने डायरेक्टर्स हटें और नए आए, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स बने। अब इस दौरान डिश टीवी ने इनको तो इनकार कर दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, और खुद एक एजीएम बुलाई जो कि नियम के हिसाब से हर साल बुलानी पड़ती है। उस एजीएम में उन्होंने यह तो मुद्दा रखा ही नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलेंगे, जाहिर सी बात है वो अपने आप को क्यों बदलेंगे। इस दौरान सुभाष चंद्र जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं और आरएसएस से बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, उसके फंडर हैं, एकल विद्यालय के चेयरमैन रहे हुए हैं, तो हम सब जानते हैं उनके क्या रिश्ते हैं संघ के साथ। उन्होंने क्या किया साहब, ये बड़ा, जिसको मैं कहता हूं जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा आपने, मैंने तो नहीं सुना था। क्राइम ब्रांच गौतम बुद्ध नगर के एक इंस्पेक्टर के सामने एक एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर का नंबर है 0821। मैं उसकी कॉपी संलग्न कर रहा हूं। ये पहली बार हुआ होगा, ये एफआईआर है। इस एफआईआर में सुभाष चंद्र गोयल जी ने जो शिकायत की वो ये थी कि यस बैंक ने जबरदस्ती मुझे लोन दिया। बताइए, कभी सुना आपने? अगर ऐसी स्कीम मोदी जी ला रहे हैं, प्रणव जी अभी हम बोल रहे थे कि अगर ऐसी स्कीम नए साल में मोदी जी ला रहे हैं कि मैं जबरदस्ती, सिद्धार्थ आपको भी लोन दूंगा, आपको भी दूंगा, सबको यहां जो बैठे हुए हैं हम सबको लोन मिलेगा, जबरदस्ती, आपको चाहिए या नहीं चाहिए लीजिए हमसे। ये एफआईआर है। किसी से आप कर्जा लेते हो, वो सिक्योरिटी के लिए आपके पास शेयर्स रखता है, फिर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग ले आते हो, एक सिविल मैटर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग ले आते हो ताकि वो जो उसका हक है, वो शेयर्स, वो अपने पास वो नहीं रख सके। ये पहली बार हुआ इस देश में और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें रद्द की है, इस पर स्टे लाया, वहां से स्टे आया एफआईआर पर कि भाई ये मिसयूज है सीआरपीसी का एक सिविल केस में। विशेषज्ञों ने इस पर लिखा है, काफी कुछ बोला है कि ये कभी हुआ ही नहीं, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुआ ये। खैर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, इस एफआईआर को। अब स्थिति क्या है कि एसएल वर्ल्ड डिश टीवी से जो लाभ हो रहा है वो ले रहा है। यस बैंक, एसबीआई का यस बैंक इंतजार कर रहा है। 25.63% शेयर्स होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो पत्र लिखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पत्र लिखता है, सेबी को पत्र लिखता है, सरकार की अन्य संस्थानों को पत्र लिखता है, कुछ नहीं होता। पत्रों की यह कॉपी जो यस बैंक ने लिखा है एमओसी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, ये मैं आपके साथ सामने पेश कर रहा हूं, प्रेस रिलीज के साथ आपको संलग्न कर रहा हूं। ये भी
ऑडिटर्स ने इस पर आपत्ति भी उठाई कि साहब आप गैर कानूनी तरीके से डिश टीवी से पैसे ले रहे हो, 1200 करोड़ आपने एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है वॉचो उसमें डाल दिया है, ये कैसे कर रहे हो आप। यस बैंक ने भी इस बारे में शिकायत लिखी रेगुलेटर्स को कि आप हस्तक्षेप करिए, ये तो बिल्कुल अनर्थ हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। बीजेपी समर्थित सांसद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बहुत पुराने फंडर, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अकाउंट्स मांगेंगे तो आपको दिखेगा, कभी अकाउंट्स मिलेंगे नहीं आपको, वो अलग बात है, लेकिन उसमें दिखेगा कौन कितना फंडिंग करता है। स्टॉक मार्केट पे भी इस बात का प्रभाव पड़ा, इन तमाम शिकायतों का, ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स का, ऑडिटर्स की ऑब्जेक्शंस का, इन सब का प्रभाव पड़ा। और आम जो शेयर्स खरीद फरोख्त करते हैं, 20,000 करोड़ मार्केट वैल्यू गिरी इन शेयर्स की, वो भी नुकसान आम आदमी को ही हुआ। इस बैंक को, इसके खाताधारियों को बचाने के लिए एसबीआई आगे आया। अब ये एसबीआई का एसोसिएट बैंक है। सेबी को बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं, ये जो ड्यूज हैं ये निकलवाए जाएं, क्योंकि ये आम लोगों के पैसे हैं और छोटा पैसा नहीं है, हजारों करोड़ का पैसा है। एमओसी को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिखा गया बैंक ने, सेबी को लिखा कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिश टीवी के हटाएं, नए लोगों को लाएं, पैसा रिकवर करें और कंपनी में एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएं ताकि कंपनी का जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से चल सके, पारदर्शी रूप से चल सके। किसी के कान पर कोई जूं नहीं रहेगी। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि एसबीआई का बैंक, यस बैंक, आम खाताधारियों का पैसा रिकवर करने के लिए आपसे सहयोग मांग रहा है, आप सहयोग क्यों नहीं दे रहे? क्या इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद हैं? क्या इसलिए वो आरएसएस को फंडिंग देते हैं? क्या कारण है? क्या मजबूरियां हैं आपकी? क्या रिश्ते हैं आपके सुभाष चंद्र गोयल से? क्यों आपके हाथ बंधे हुए हैं? क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यह मुद्दा बार बार उनको बताए जाने के बाद भी नहीं लिया गंभीरता से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों? हम समझते हैं ये बात, हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं और जो आपके माध्यम से देश के लोग सुन रहे हैं वो सब समझते हैं कि हाँ, एजेंसियां आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं, ईडी सब व्यस्त हैं, अपने अपने काम पे लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनको। जब वो फ्री हो जाएं चुनाव से, तारीख बता दें कब वो फ्री होंगे उस चुनाव से, तो क्या इस सब पर एक्शन होगा ईडी का या एसएफआईओ का या इनकम टैक्स का या सीबीआई का? फरवरी मार्च में तो फ्री हो जाएंगी ना ये एजेंसियां उत्तर प्रदेश से, तब करवा दीजिए। तारीख तो बताइए कब आप राहत देंगे आम खाताधारी को। क्यों नहीं आप और हम इस तरह का फ्रॉड करेंगे? हमारे पासपोर्ट जब्त होंगे। क्या जो फ्रॉड इन लोगों ने किया है इनमें से किसी का भी पासपोर्ट जब्त हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अलग नियम क्यों इन लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस, कैसे ये संभव कैसे हुआ कि बिजनेसमैन के कहने से आप एक बैंक के शेयर्स पर रोक लगा देते हो कि साहब ये शेयर्स आपने जबरदस्ती ले लिए हैं? ये पुलिस का काम है, बिना सोचे समझे, आंख बंद करके, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थित सांसद है, क्योंकि वो आरएसएस को पैसे देता है, जो भी कारण रहे हों। आप तो एक प्रोफेशनल फोर्स हो, पुलिस हो भाई, किसी दल के नहीं हो, किसी बिजनेसमैन के नहीं हो, कोई प्राइवेट मिलिशिया नहीं हो, किसी की निजी आर्मी नहीं हो, आप पुलिस हो। आपकी तनख्वाहें हमारे, हम सबके पैसे जेब से जाती हैं। आप कैसे कर सकते हो ये? क्यों नहीं इस पुलिस की रोल पर, भूमिका पर कोई इंक्वायरी हुई अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को गलत ठहराया, इस पर स्टे लाया, विशेषज्ञों ने इसको बिल्कुल गलत करार कर दिया, कोई इंक्वायरी नहीं। गौतम बुद्ध नगर की क्राइम ब्रांच की भूमिका क्या रही है इसमें? एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने में आपको क्या आपत्ति है? बार बार मांग हो रही है। एक बहुत बड़े शेयर होल्डर, यस बैंक नाम का जो शेयर होल्डर है, एसबीआई है एक तरह से शेयर होल्डर,
डिश टीवी में, वो मांग कर रहा है, और आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाना चाहते, जैसे आपने सत्यम में बैठा, IL&FS में बैठा। उदाहरण है, सबके सामने है उदाहरण, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जो पहली बार हो रहा है वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, ये पहली बार हो रहा है। और कारण हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहराना पड़ता है बार बार कि ये बीजेपी समर्थित सांसद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पैसे देते हैं, एकल महाविद्यालय के भूतपूर्व चेयरमैन हैं। स्पष्ट कारण है। तो ये खास मेहरबानी इन पर क्यों सरकार बरसा रही है? हमारी मांग है कि इन तमाम एजेंसीज को एक आध दिन की मोहलत दिलवा दीजिए उत्तर प्रदेश से, ताकि इस काम पर भी वो ध्यान दे सकें। ये हमारी मांग है। फ्रेंड्स, the brazen nexus between the Modi government and few of his corporate friends is now known not just to the country but to the entire world. You go to any country, people are talking about this nexus. Laws are ignored, misused, not used, twisted, turned, made flexible to help the vested interest of the favorite businessmen, friends of Mr. Narendra Modi. In this case, we are talking about a businessman turned member of parliament, supported by the BJP, very close to the RSS, Mr. Subhash Chandra Goyal. The brief background of the case is that Yes Bank Limited, which was a private bank which went into huge losses in 2020. The SBI group and other financial institutions infused 11,760 crore rupees to keep the bank afloat and to revive it. Today, Yes Bank is classified as an associate bank of the State Bank of India. And the board of directors of Yes Bank today include SBI, RBI, and other financial institutions. So technically now it's an associate bank of the State Bank of India. So the money being infused into Yes Bank is the money which belongs to all of us. It's the taxpayers' money, it's the depositors' money, may or may not be taxpayers. At the time of placing the Yes Bank under moratorium, it was mentioned that one of the main reasons for the problems faced by the bank was the loans given to the SL group of Subhash Chandra Goyal, amounting to 6,789 crore rupees that were outstanding when it was placed under moratorium. 6,789 crore rupees. So the new board of Yes Bank ordered a forensic auditing into 12 out of the 22 SL group borrowing entities. 8 out of these 12 were declared as fraud accounts totaling 3,197 crore rupees. Fraud accounts. Many other banks also have declared loans to the SL group as a fraud account. One of the securities given to Yes Bank, as is the norm, was the shares of Dish TV, a company which is listed in NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Yes Bank, when it failed to recover the dues from the SL group, started invoking the pledged shares in June 2020 and completed it in August 2021. Today, Yes Bank owns 25.63% of the shares of Dish TV. The company we are talking about is Dish TV. With many other creditors having sold or invoked their shares, now the promoter share stands at 5.93%. Very important. I'll share this press note with you with all this data. So on 4th September 2021, Yes Bank, which is now, as I repeat, associate bank of SBI, wrote to the board of Dish TV asking them to convene an extraordinary general body meeting of shareholders
to consider voting out most of the current board of directors and replacing them with a highly reputed board dominated by independent professional directors. Well, that's a prerogative of somebody who owns more than 10% shares in a company. In this case, Yes Bank owns 25.63% shares of Dish TV. The board of Dish TV refused to hold this meeting, and Yes Bank had to approach the National Company Law Tribunal for relief. That's an ongoing matter. In the meantime, an AGM, the annual general meeting, was called by Dish TV to meet the statutory requirement to avoid key resolutions being voted out by shareholders, including Yes Bank. So this BJP-supported MP and the funder of RSS, Mr. Subhash Chandra Goyal, what does he do? He gets the crime branch of Gautam Budh Nagar to register an FIR number 0821, annexure 1. I'll be giving it to you shortly. In the complaint to the Gautam Budh Nagar police station crime branch, Mr. Subhash Chandra Goyal, member of parliament supported by the BJP, states that the Yes Bank, please be very careful when you hear these words, the Yes Bank pressurized it, forced it to take loans. Never happens in our lives, but in New India of Mr. Narendra Modi, people are forced to take loans. Of course, those people have to be close to Mr. Modi. I want a gunpoint almost. कि आपको लेना पड़ेगा. You'll have to take the loan. Never happened before, will never happen in our lives, unfortunately. But in this case, it happened according to Mr. Subhash Chandra Goyal's complaint that I was forced to take loan by Yes Bank. So the shares invoked by the Yes Bank are stolen property, he says. Imagine, you pledge your shares with Yes Bank, take a loan, don't talk about the so-called stolen property for all these years. 2016 they took the loan. 4 years they are not talking about this so-called stolen property. Suddenly, when there is a demand for an extraordinary general body meeting to vote out the board of directors and replace them, this gentleman goes, files an FIR, and the police obediently lodges an FIR. Doesn't happen in our lives. The UP police then writes to the NSDL and the Bombay Stock Exchange, attaching the shares of Dish TV held by Yes Bank. Unprecedented, you'll never hear it. Finally, the Honorable Supreme Court slammed this FIR. The experts have termed this as a dangerous misuse of criminal law procedures to achieve civil law remedies. These are not my words, these are words used by experts who've been watching this case. Meanwhile, the SL Group continues to milk the cash flows from Dish TV. Auditors have raised questions, objections on this investment of 1,200 crore in a content platform called Watcho. Yes Bank also has written to SEBI and the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs, drawing their attention to this gross illegality. But no one has bothered to respond. Here is the letter written by Yes Bank to the Ministry of Corporate Affairs. Dated November 15, 2021. You will be getting a copy soon. The stock markets also reacted to the auditors' multiple comments on misgovernance, and the stock has lost 20,000 crores in market value. Many aggrieved minority shareholders have also written complaints to SEBI, to Ministry of Finance, to Ministry of Corporate Affairs. Nothing has happened. No relief. In the interest of taxpayers' money infused through SBI into the Yes Bank, it becomes crucial for SEBI to intervene and invoke its powers and help recover the bank's dues. The bank has written to SEBI and MOC to suspend the board of directors of Dish TV, to appoint an administrator to manage the affairs of the company and to conduct forensic investigations into the accounts of Dish TV.
All this letterbaji has been happening. No comments from the government, no action from any of these agencies. Well, we understand that the Enforcement Directorate and other agencies are working overtime in Uttar Pradesh elections. They have been deputed by the BJP to work there. But if they are free for a day, it's not asking for too much. They should focus on the money of the depositors which has been parked with the Yes Bank by SBI to revive the bank, because that money is now endangered. Why is the government not taking any steps to help this SBI affiliated Yes Bank recover money from this BJP supported MP called Subhash Chandra Goyal, who was the chairman of the Ekal Vidyalaya of RSS at one point? Why has the Ministry of Corporate Affairs not taken up this issue despite explicit complaints from Yes Bank, an SBI associate, and a host of other minority shareholders? Why has there been no ED or SFIO investigations into the matter? We understand this gentleman is close to the Prime Minister. He's a blue-eyed boy of the Prime Minister. We understand he has been a funder of the Rashtriya Swayamsevak Sangh for several decades now. But that cannot mean that you compromise the interests of lakhs and lakhs of depositors whose money now stands endangered, threatened. Why has there been no inquiry into the role of the Uttar Pradesh police? This is unprecedented. Any businessman can walk up, file a case against a creditor with whom you've pledged your own shares, and now you say the shares have been stolen by them. Have you ever heard of this bizarre story? There cannot be special privileges for a BJP-supported MP. Let there be an administrator, like in the case of Satyam, like in the case of Island FS. Why can't there be an administrator appointed for Dish TV? So your questions, I would appreciate if the questions are on this issue first, and then we can take up other questions with the permission of Pranavji and Vineet and Sanjeev. डीएनए का अर्थ बताओ, मोहन भागवत जी वाला डीएनए या कोई और? क्यों इस सवाल पे, क्या इस मुद्दे पर क्यों नहीं? दृश्यांतरण हो जाएगा, फिर गंभीरता मुद्दे की चली जाएगी। विस्तार से तो समझाने की आदत है हम सबकी यहाँ। जी पूछिए। देखिए, इसमें किसी पार्टी का मत बिल्कुल मायने नहीं रखता। इंसान की ज़िंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, और अगर विशेषज्ञों को यह लगता है कि यह खतरा है, तो यह खतरा सबके लिए है। हम सब ने देखा किस तरह से गंगा जी में लाशें बही थी। आज भले सरकार कह दे कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, या कोई मरा ही नहीं, कोई बहा ही नहीं, हो सकता है सरकार कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम सब ने देखा, आप सब ने दिखाया। तो विशेषज्ञ जो कहेंगे हम सबको वो मानना चाहिए। हम सरकार में हो या नहीं हो, सत्ता में हो या नहीं हो, वो मायने नहीं रखता। हम, ये मायने ही नहीं रखता। हुआ भी, हम कौन है, या बीजेपी भी कौन है, या योगी आदित्यनाथ भी कौन है? अरे जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हो, उसकी जान की अगर परवाह आप नहीं करते तो आप हैं कौन? मैं कह रहा हूं, विशेषज्ञ जो सलाह देंगे उसको हम सबको मानना होगा। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ने माना है, जो कि सरकार कभी नहीं मानती थी, कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहाई गई थी लाशें। ये सब देखते हुए हमें अपना मत क्या है किसी पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। जो विशेषज्ञ कहेंगे हम सबको स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हम इतना भी मन में अगर जन सेवा की भावना रखते हैं तो कम से कम इतना तो कर लें। मुझे लगता नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और ओवैसी साहब की जो नूरा कुश्ती है उस पर अब ज़्यादा कुछ मसाला बचा है, क्योंकि लोगों को वो नूरा कुश्ती स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाती है। एक वीडियो कहीं से निकलता है, हिंदू राष्ट्र का दूसरा वीडियो निकलता है कि कौन बचाएगा, ये सब बातें अब मायने नहीं रखती। लोगों को सरोकार है अपनी बेरोजगारी से, लोगों को सरोकार है बढ़ती महंगाई से, लोगों को सरोकार है किसानों की समस्या से, लोगों को सरोकार है महिला सुरक्षा से। मुद्दे यह हैं, इन मुद्दों से भटकाने में जो भी पार्टनरशिप आपस में ये लोग कर रहे हैं वो अब चलने वाली नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सरकार आंखें बंद कर ले, कर्नाटक में क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, अभी हरिद्वार में जो हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन सरकार को नहीं दिखता। तो ये जो धीमी आंच की सांप्रदायिकता जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, पिछले 7 साल से चला रही है, ये धीमी आंच की सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की चेष्टा की जा रही है। मुझे नहीं लगता ये देश उन्हें सफल होने देगा, क्योंकि सबकी आंखें खुल चुकी हैं। कोरोना में सबने देख लिया कि मुद्दों से कैसे भटकाया जा रहा है उन्हें। देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं सबकी अपनी एक स्पेकुलेशन होती है, लेकिन जो सरकार में होता है वो इनपुट्स जब उसको मिलेंगे, जब इंक्वायरी होगी, तो अब सबके सामने स्पष्ट तौर पे वो कारण रखे जाएंगे। लेकिन यह कोई संयोग है या क्या है, यह सबको समझना होगा कि जब से वहाँ चुनाव घोषित हुए, परिवर्तन हुआ, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये प्रश्न है और सबके दिमाग में है। आम पंजाब के वोटर के दिमाग में है, हिंदुस्तान के नागरिक के दिमाग में, सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों होने लगा अचानक। जब से ड्रग्स पर क्रैकडाउन हुआ है, जब से एक्शन लिया जा रहा है लोगों पर, कुछ तत्वों पर, तब से यह वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये सवाल जो हमारे नेताओं ने उठाए हैं बहुत वाजिब हैं, बहुत जायज़ सवाल हैं। No government ignores any intel input. That is not a correct way of assessing a situation, any situation. For every failed input, there are 10 successful interventions by governments which don't get reported. So I would not be adventurous enough to say that no, we failed in that. The inputs were there, they keep coming, of course, and governments act on those inputs. मैंने खुद कई डिबेट्स में भाग लिया था विक्रांत जी, जिसमें इसमें मेरे को बोलना पड़ता था कि भाई गलत बोल रहे हो आप, जांच करा लीजिए, कुछ नहीं है। ये सरकार टीवी डिबेट्स की सरकार है। सिर्फ एक टीवी डिबेट जीतने के लिए ये कुछ भी प्लांट कर सकते हैं, ये आज साबित हो गया। कल को एनएम, हमें नहीं मालूम वो नीरव मोदी है या नरेंद्र मोदी है, ये हो सकता है, ये स्थिति आ सकती है। जो नियम कानून से आप सरकार चला रहे हैं वो नियम कानून कल आपको भी परेशान करेंगे, ये इन्हें समझ लेना चाहिए। ये चेतावनी है इस सरकार को कि एक टीवी डिबेट में लोगों को प्रभावित करने के लिए, दर्शकों को प्रभावित करने के लिए एक बड़े नेता, कद्दावर नेता की छवि को आप धूमिल करने की साजिश रच सकते हैं, तो आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं और गिरे हुए हैं। लेकिन यह, माफ़ कीजिएगा, जब मौसम बदलेगा तो आपके साथ भी हो सकता है।